फिर ये था अपना होमवर्क क्वेश्चन। लो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। A 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance, क्या निकालना है, XC capacitive reactance and the current, करंट मतलब RMS और पीक दोनों निकालने के लिए बोल रहा है। इन द सर्किट पीक भी निकाल दो और RMS भी निकाल दो। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन ला दिया यहां से, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट, गड़बड़ हो जाएगा, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। क्या बोला, क्वेश्चन समझ आ गया। यहां से एक अलग क्वेश्चन है, यहां से एक अलग क्वेश्चन है। चलो अगर मैं सर्किट बनाऊं तो सर्किट क्या होगा, ये कैपेसिटर है और ये क्या है, सोर्स। सोर्स के बारे में कुछ दिया है, दिया है कितना है, 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत। कैपेसिटर कितना दिया है, 1 और 5 15 माइक्रोफैरड दिया है। चलो पहला चीज क्या निकाले, अब पहला चीज निकालेंगे अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्स सी, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 की जगह कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, पाई का पाई रहेगा, और एफ कितना है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, और सी कितना है 15 इंटू 10 की पावर -6। कोई दिक्कत, कहां तक की इसका वैल्यू सॉल्व किया गया मैं देख लेता हूं, कितना डेसिमल वेसिमल में। अच्छा पूरा एकदम ला दिया गया एकदम अच्छे से। तो पाई का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, एक्स सी इज इक्वल टू, एक बार कर लेते हैं ट्राई अपन, पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 50 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 10 की पावर -6। तो ये काम मैं आपके हवाले छोड़ता हूं, सीधा आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आ जाएगा 212 ओम, 212 ओम। आराम से सॉल्व करना घर में बैठ करके, इसका वैल्यू आ जाएगा। प्रोसेस समझ आ गया, आ गया ना। इसको अब टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और क्या चाहिए, करंट, करंट क्या निकालना अपने को, IRMS और आई पीक। तो IRMS पहले निकालने, IRMS कैसे निकलेगा, VRMS अपॉन XC, VRMS अपॉन XC। कोई तकलीफ, VRMS दिया है क्या, दिया है, यही तो VRMS है ना। और ये क्या था, फ्रीक्वेंसी, तो VRMS डायरेक्ट दिया हुआ है। VRMS कितना दिया है 220, और XC का वैल्यू कितना है 212। कर लेना डिवाइड, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है 1.04, कितना देगा इसका वैल्यू 1.04 एम्पियर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या निकाल लो, आई नॉट पीक वैल्यू। तो आई नॉट कैसे निकलेगा, IRMS होता है आई नॉट अपॉन √2, तो √2 को इधर क्या कर दें अपन, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 1.04 इंटू √2 मतलब 1.414। तो देख लेना कितना आ रहा है। तो इसका वैल्यू आ रहा है 1.47। सब NCERT का डेटा है, 1.47 एम्पियर। देख लो, कोई तकलीफ कहीं पे, क्या होगा भाई, साइलेंट हो गया एकदम, मजा नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। थोड़ा ही देर तो पढ़ना है, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ। बस एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ इंडक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। पहले खत्म हो जाएगा, पहले छोड़ दो, 1 घंटे तक कोई वेरिएशन नहीं है, मतलब एकदम लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि इफ फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, तो इफ जो फ्रीक्वेंसी है, नया फ्रीक्वेंसी पुराने फ्रीक्वेंसी का कितना हो गया 2f हो गया। तो क्या निकालना है भाई, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, XC डिक्रीज हो जाएगा। तो XC इज इक्वल टू, XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है ना। तो ये जब डबल हो जाएगा तो XC क्या हो जाएगा, आधा।
एक्स सी क्या हो जाएगा, आधा। तो ये एक्स सी न्यू अपॉन एक्स सी ओल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओल्ड या एफ अपॉन एफ एन बोल सकते हो। तो एक्स सी न्यू इज इक्वल टू एफ की जगह पे एफ रख लो और इसकी जगह पे 2f रख लो और ये हो जाएगा एक्स सी। तो एक्स सी न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स सी, ये आधा हो जाएगा भाई। एनी तकलीफ, क्या हुआ, नहीं है ना। दूसरा एंड करेंट, पहला हम देख लिए क्या, रिएक्टेंस। अब क्या देखेंगे, व्हाट हैपन्स टू कैपेसिटर करंट। करंट के साथ क्या होगा, करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक्स से डिपेंड कर रहा है, तो एक्स सी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं या फ्रीक्वेंसी से भी देख सकते हैं। करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्स सी। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इंटू सी, तो वी नॉट हो जाएगा और सी हो जाएगा 2 पाई, या ऐसा कर लो वी नॉट 2 पाई एफ इंटू सी। तो आई इज इक्वल टू देख लो, आई प्रपोजनल टू सीधा क्या हो जाएगा, एफ, ए प्रपोजनल टू एफ, यहां से निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल करंट डबल। तो आई न्यू अपॉन आई इज इक्वल टू एफ न्यू अपॉन एफ ओल्ड। आई न्यू अपॉन आई इज इक्वल टू 2f अपॉन एफ, एफ तो ये हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू 2i। ये पूरा स्कूल वाला तरीके से मैं सॉल्व कर दिया आराम से एकदम। फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ एंड करंट इज डबल्ड। ठीक है, करंट डबल हो गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर। क्या लिखा है देखो, कनेक्ट, तो प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास डीसी और एसी दोनों सोर्स में कनेक्ट करना है कैपेसिटर को, और कैपेसिटर के साथ में क्या रखना है, सीरीज में एक बल्ब को रखना है, लैंप को रखना है। तो लैंप का रेजिस्टेंस आर होता है, एक्चुअल में आरसी सर्किट बन गया। क्या सर्किट बन गया, आरसी सर्किट बन गया, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अगर उससे जरूरत नहीं पड़ रहा होगा तो भी देख सकते हैं इसमें। When a DC source is connected to a capacitor, the capacitor get charge, ठीक है, and after charging no current flow in circuit and a lamp will not glow. There will be no charge even if C is reduced. No change even if C is reduced with AC source. विथ एसी सोर्स, अच्छा यहां अलग है, विथ एसी सोर्स द कैपेसिटर ऑफर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड द करंट फ्लोज इन द सर्किट। द लैंप विल साइन डिस्टेंसी विल इंक्रीजिंग रिएक्टेंस। ठीक, ये बोलना चाह रहा है, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, एक लैंप है, ये देखो ये क्या है, एक लैंप है। इस लैंप के साथ में क्या लगा दिया गया है, कैपेसिटर। इसमें एक बार क्या कर दो, डीसी सोर्स लगा दो, और एक बार दूसरा कनेक्शन क्या बोल रहा है, एसी सोर्स लगा दो। तो इन दोनों में अगर हम कैपेसिटर को रिड्यूस करते हैं, किसको, सी को रिड्यूस करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। पहला चीज, जब हम इसको चालू करेंगे बैटरी को, तो बैटरी जब चालू करेंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। ठीक, चार्ज होने के बाद बैटरी अगर हम हटा भी देंगे तो वापस क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब डिस्चार्ज कैसे होगा भाई, व्हेन अ डीसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, कैपेसिटर गेट चार्ज। ठीक है, चार्ज हो जाएगा, एंड आफ्टर चार्जिंग नो करंट फ्लो इन द सर्किट। जब ये चार्ज हो जाता है तो आफ्टर चार्जिंग ये क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो गया तो इसका कैपेसिटर कुछ भी रहे, क्या मतलब कर रहा, क्या कैपेसिटर से कोई मतलब
रह ही नहीं जाएगा, मतलब बल्ब तो ग्लो करेगा ही नहीं, लैंप विल नॉट ग्लो। तो इसका कैपेसिटर मैं कैसे ज्यादा रखूं या कम रखूं, कोई मतलब है क्या? नहीं। तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो नो चेंज, नो चेंज। किसमें? इन डीसी, इन डीसी। डीसी में कोई मतलब नहीं है, नो चेंज। अगर सी को रिड्यूस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी सर्किट की, तो इन एसी क्या होगा, यहां पे लिखता हूं देखो, इन एसी, एसी सर्किट में अगर सी क्या हुआ, घट गया, तो सी घटा तो एक्स सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सी का वेरिएशन देखे थे ना, एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो ये एक्स सी बढ़ा, मतलब करंट को क्या अच्छे से जाने देगा, क्या नहीं जाने देगा। तो करंट क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। जब करंट रिड्यूस कर देगा तो उसका जो ग्लो करने का टेंडेंसी हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। करंट कम हो गया, इसी बात को लिखा गया है यहां से एसी के लिए, विथ एसी सोर्स द कैपेसिटर ऑफर्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर की वजह से क्या आता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है, मतलब करंट को अपोज करता है। एंड द करंट फ्लोज इन सर्किट, ठीक है। द consequently द लैंप विल शाइन, उसकी वजह से क्या होगा, लैंप जो है जलेगा, क्योंकि वो सर्किट को क्लोज कर दे रहा है। अब लैंप ग्लो करेगा, फिर उसके बाद अगर हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो सी विल इंक्रीज द रिएक्टेंस, सी की वजह से क्या बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस बढ़ेगा। एंड द लैंप विल शाइन लेस ब्राइटली देन बिफोर। बात समझ आया? जब हम डीसी की बात किए तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन, तब तो फ्लो करने ही नहीं देगा, करंट ही फ्लो नहीं देगा, तो बल्ब जलेगा ही नहीं जब चार्ज हो गया तो। लेकिन जब हम एसी सोर्स की बात कर रहे हैं तो एसी सोर्स में करंट क्या करता है, फ्रीक्वेंसी बदलते रहता है, तो उसकी वजह, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही क्या होगा, कैपेसिटर आया तो रिएक्टेंस ले आया, मतलब सर्किट क्लोज कर देगा, तब तो करंट फ्लो होगा ही होगा। लेकिन बात यहां तक के नहीं है, बात यह है कैपेसिटर तो आएगा ही, अब कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस करने से क्या होगा, पहले जितना था उसके कंपैरिजन में अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ आया? नहीं आया समझ में? आ गया ना। डीसी सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसी सर्किट में क्या हो जाएगा, सी के बढ़ने से एक्स सी कम हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंस बढ़ गया, और रिएक्टेंस के बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, कम फ्लो होगा। और अगर करंट कम फ्लो होगा तो पहले की तुलना में कम ब्राइटनेस के साथ में जलेगा। ठीक, इसी बात को अच्छे से यहां पर लिख दिया गया है। लो अब हम थर्ड पढ़ते हैं, एसी सोर्स अक्रॉस प्योर इंडक्टर। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, प्योर इंडक्टर रहेगा। देखो प्योर इंडक्टर अगर है तो प्योर इंडक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये है इंडक्टर, और इसके साथ क्या लगा देंगे, एक एसी सोर्स लगा देंगे। इसका वैल्यू अपन एज्यूम कर लेते हैं कितना, ई बोलो या फिर वी कहो, एक ही बात है। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। क्या मान लिया, एल मान लिया। ठीक, अब किसी टाइम पे अगर हम जाकर के देखेंगे इसको, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा उतना इसके क्रॉस रहेगा। सही बात है। तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, कब, कोई भी टी ले लेते हैं अपन, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL वो कितना रहेगा, VL इज इक्वल टू ई ही रहेगा। VL इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई रहेगा। कोई समस्या यहां तक में, कोई समस्या नहीं है। और ई का वैल्यू क्या रहेगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। लो भाई, ये पहला हमको मिल गया वोल्टेज। किसका वोल्टेज मिल गया, इंडक्टर का। अब क्या चाहिए अपने को, करंट। अब क्या चाहिए, तो करंट कैसे मिलेगा, इसके वोल्टेज को हम लोग क्या लिखते हैं, फैराडे के अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाता है, L di बाई dt होता है ना। माइनस को यहां पर अगर इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ किससे मतलब है, यहां पर मैग्नीट्यूड से। तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, डी को एक साइड रख दो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। डी आई इज इक्वल टू एल चल देगा और dt चल देगा, तो L हो जाएगा
फिर क्या है ये वी नॉट है साइन ओमेगा टी, और इधर पे क्या आ जाएगा डी टी। अपने को डी आई थोड़ी चाहिए, अपने क्या चाहिए आई चाहिए। तो करंट आई कैसे मिल जाएगा, करंट आई कैसे मिलेगा बताओ, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू एल वी नॉट, और क्या रहेगा साइन ओमेगा टी, और क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, और ये आई किसके थ्रू है इंडक्टर के थ्रू, आई एल भी बोल सकते हैं अपन लोग, तो आई बोल सकते हैं या आई एल। एल क्या हो गया कॉमन, वी नॉट क्या हो गया कॉमन। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बहुत गड़बड़ हो गया है। ये एल कहां चल देगा, एल नीचे में आ जाएगा। वी नॉट अपॉन एल, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस, या माइनस को अलग ही रखता हूं मैं साथ में उधर, वी नॉट नीचे क्या हो जाएगा ओमेगा एल, और यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी। आप या तो इसको इतना ही रख लो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। I इज इक्वल टू यहां पर क्या आना चाहिए पूरा करंट आना चाहिए, तो ये क्या है वी नॉट, और वी नॉट के अपॉन में जो कुछ भी रहेगा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसको मैं अब लिखूंगा क्या रिएक्टेंस लिखूंगा, और ये हो जाएगा एक्स सी की जगह क्या हो जाएगा एक्स एल। देखो ये ओमेगा एल को मैंने क्या लिख दिया एक्स एल लिख दिया, और यहां पर बाकी क्या है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा होगा तो आप बता सकते हो, बस ओमेगा सी की जगह पे क्या है यहां पर ओमेगा सी की जगह पे क्या है ओमेगा एल है, 1 पर ओमेगा सी था ना, तो उसकी जगह क्या हो गया यहां पर ओमेगा एल हो गया है। क्या इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, और I इज इक्वल टू इस पूरे को मैं करंट बोल दूं तो हो जाएगा आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी। इसी को अब मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन। देखो अगर इन टर्म्स ऑफ मुझे साइन लिखना है इसको, तो कैसे लिख सकता हूं वी नॉट अपॉन एक्स एल, ये हो जाएगा साइन कॉस माइनस 90, माइनस में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, कॉस माइनस 2, साइन 90 प्लस ठीक था कॉस ओमेगा, साइन में 90 माइनस पाई। देखो एक चीज बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना। बट अगर मुझे इसको उल्टा लिखना है तो साइन अगर मैं इसको क्या कर दूं थीटा माइनस 90 लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। एक बार डिटेल में समझा दे रहा हूं इसको मैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बट अगर मैं इसको कैसे लिखता हूं साइन थीटा माइनस 90, तो भाई इसका तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो मुझे इसको रिवर्स करना ही पड़ेगा। तो जब रिवर्स करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा साइन, देखो माइनस कॉमन निकालू यहां से तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, बात समझ आया ना। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, ये पूरा ऐसे हो गया साइन माइनस थीटा की जगह बन गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा,
मतलब साइन में जो भी अगर निगेटिव एंगल रहेगा उसका निगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये वही चीज हम कर लेंगे इसको। ये बन जाएगा क्या, माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को हम क्या ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखो यहां से हम यहां पहुंच गए, तो यहां से हम यहां भी तो पहुंच सकते हैं ना, बस ये देख लो। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा आएगा, बट निगेटिव इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 90, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, और बाकी ये तो है ही, क्योंकि निगेटिव एक्सिस के साथ बनाना तो हम जानते ही है ना। ठीक है, और यहां क्या लिख सकते हैं अपन, इसको देख लो क्या कर सकते हैं, आई नॉट साइन क्या हो जाएगा ये, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो दोनों चीजें आपके साथ हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, आप इसको भी याद रख लो और इसको भी याद रख लो। जहां हम आई नॉट को अब क्या लिखेंगे, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्स एल। जहां एक्स एल क्या होगा, एक्स एल का वैल्यू देखो, एक्स एल क्या है, एक्स एल हम लोग किसको माने हैं, ओमेगा एल को माने हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। ठीक, और आप क्या कर सकते हो, एंड अब एक्स एल को अलग से लिखना है, क्या हो जाएगा, एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर ओमेगा एल, और ओमेगा एल को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ इंटू एल, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये लो, क्या डिफरेंस मिला एक्स सी और एक्स एल में, बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, देख लो कुछ दिक्कत हो तो, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। चले आगे अब, क्या क्या बना लिया अपन, पावर लॉस सीधा पहुंच गया अपन तो, फेजर डायग्राम। ठीक ना, सीक्वेंस पता चलना है ना, कुछ छूटे मत। नेक्स्ट है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो आई, क्या इसको मैं अब आई एल भी लिख सकता हूं, देखो आई एल लिख सकता हूं ना, आई बोले या फिर आई एल बोले बात तो एक ही है, तो इसको अपन आई एल ही लिख देते हैं, है ना। आई या आई एल सेम चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखो, आई या फिर आई एल दोनों सेम चीज है, इसका वैल्यू कितना आ चुका है, पहले वी लिख लेता हूं मैं, वी या फिर वी एल का वैल्यू अपने को कितना मिला है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई या आई एल का वैल्यू कितना मिल गया है, आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी।
यही मिला है, या फिर क्या मिल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। चलो ग्राफ बनाया जाए अब, देखें। पहले एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइन ओमेगा टी, ये क्या कहलाएगा कॉस ओमेगा टी, ये क्या कहलाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये क्या कहलाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले VL बना देते हैं, तो VL क्या आएगा, साइन के साथ चला गया, ये V इक्वल टू VL, कोई समस्या नहीं है इसमें। उसके बाद I इक्वल टू IL, ये कहां चला गया, माइनस कॉस में चला गया, ये देखो ये क्या हो गया, I इक्वल टू IL। पहले इसको बढ़िया समझते हैं, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है बताओ, वोल्टेज लीड कर रहा है। देखो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश करते हैं, ये देख लो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो यहां से एक नोट करके पॉइंट हम लिख लेते हैं अपने फायदे के लिए। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, देखो V is leading by current by I पाई बाय 2। या क्या इसी बात को मैं उल्टा बोल सकता हूं, उल्टा कैसे बोलूंगा, I is lagging by V। लो ये अब हमारे काम का एकदम बढ़िया चीज, ये अब आपके लिए एक फॉर्मूले की तरह बन गया जो आगे चल के यूज होगा। ठीक है, मतलब हम लोग पढ़े थे ना क्लास 10th में एल्गोरिदम और लेमा। तो लेमा क्या होता है, प्रूवन स्टेटमेंट। अब ये प्रूवन स्टेटमेंट हो चुका है जो कि आगे हमारे लिए किसी एल्गोरिदम में काम आने वाला है। ठीक, तो क्या अब हम इसको यूज करेंगे, नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा अच्छा वाला यूज करेंगे, प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन मतलब प्रूव स्टेटमेंट। अब आपको ये बात याद होगा कि मैंने बोला था हम हमेशा करंट को रेफरेंस मान के चलेंगे। करंट को क्या मानेंगे, रेफरेंस। अगर मैंने इसको करंट मान लिया और रेफरेंस इधर दिखा दिया, हालांकि रेफरेंस हम कहीं भी दिखा सकते हैं, तो अगर मैंने इसको करंट का रेफरेंस दिखा दिया, ये देखो करंट आई हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं IL, तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज इससे 90 डिग्री लीड करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। ये वोल्टेज लीड हो गया, समझ आया, ये वोल्टेज लीड करेगा। ये है V इक्वल टू VL। ठीक, कोई दिक्कत समझने में। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा, मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेंगे, किसमें, रेजिस्टेंस में। और अगर हम बात करें, अगर मान लो ये वाले हैंड को हम फिक्स कर देते हैं, जैसे अगर मान लो जस्ट अपन थोड़ा सा को बॉडी मेमोरी में डालना चाहें, तो मान लो ये करंट हो गया तो वोल्टेज भी सेम रहेगा, किसमें, रेजिस्टेंस में। और कैपेसिटर में इधर आ गया वोल्टेज। ठीक है, और इंडक्टर मतलब आई, ये आई बन गया अच्छे से। ये क्या हो गया, लो ये ऐसे, रुको अच्छे से देख लेता हूं, दिख रहा हूं ना ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये करंट फिक्स है, करंट को अगर वोल्टेज फॉलो कर रहा है या वोल्टेज करंट फॉलो कर रहा है, क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का हो गया नेचर।
कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, वोल्टेज नीचे, ठीक है, और ये इंडक्टर। नहीं उठा ले रहा हूं, अब ज्यादा ऊपर उठाने का क्या मतलब है, ठीक है। ये देखो क्या है ये, ओके भाई पीटी हो जाएगा मेरा ना, ऐसा खराब दिख रहा है क्या, ऐसा ये एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, ठीक है। ये करंट है तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज, ये क्या रहेगा, अच्छा ऐसा बता, नहीं नहीं वैसा नहीं, उल्टा कर, ठीक है। करंट अगर इधर है तो क्या रहेगा, ये वोल्टेज भी इधर, कैपेसिटर में वोल्टेज इधर और इंडक्टर में वोल्टेज इधर, समझ आ गया, ठीक। कैपेसिटर में करंट सी सी है ना, सी सी, कैपेसिटर में करंट क्या करेगा, लीड करेगा, उसका उल्टा इंडक्टर में कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, ठीक। चले आगे, अब इसको आप फॉलो करेंगे आगे चल के, है ना, ये वाले को इसको फॉलो करेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए था। नेक्स्ट अगला क्या आता है, ग्राफ आता है ना, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट ग्राफ। हम्म, देखो वोल्टेज करंट ग्राफ कैसे बनेगा, ये हो गया टाइम टी। पहला वोल्टेज का बनाए, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन को पूरा फॉलो करेगा ये, तो ये देख लो साइन का बन गया, ये क्या है, वी नॉट है, ठीक। किसका ग्राफ बन गया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या बनाएंगे I, तो I कैसे बनेगा, I इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट, आई नॉट क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब पूरा 90 क्या रहेगा, पीछे रहेगा, या उल्टा कर सकते हैं, एक मिनट ना, इधर लिखता हूं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट, या तो माइनस कॉस ओमेगा टी बोलेंगे, या फिर क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होना चाहिए, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना होना चाहिए, माइनस आई नॉट, मतलब यहां शुरू होगा पीछे से, ये यहां शुरू होगा, माइनस आई नॉट। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कितना हो जाएगा, ये टी इक्वल टू जीरो है ना, टी इक्वल टू जीरो पे देखो करंट कितना आ रहा है, माइनस आई नॉट, तो यहां से स्टार्ट होगा और ये चलेगा ऐसे, कोई दिक्कत, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे करंट आई नॉट, और ये 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे जीरो, तो ये जीरो हो गया। क्या है इसका इक्वेशन का, आई इज इक्वल टू आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी, लो भाई खत्म। इसके बाद क्या टॉपिक है,
वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। ये भी आसान टॉपिक है, अब तो सब सेम सेम रिपीट हो रहा है ना। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स एल इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू एल और 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्स जो है कैसे देखो रिलेशन, पहला अगर हम बात करें विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर देखा जाए तो विथ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एक्स एल इज इक्वल टू या एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये रिलेशन है, ये आप देख सकते हो एक्स एल, और ये क्या हो जाएगा, या तो एफ बोलो या फिर ओमेगा बोलो। कैसा है, लीनियर रिलेशन। ये लीनियर रिलेशन है, ठीक। मतलब अगर जीरो है फ्रीक्वेंसी तो एक्सएल क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा रिएक्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इंडक्टर का नेचर होता है सडन चेंज को अपोज करना, तो वो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे और चिल्लाएगा, अरे मत बढ़ो मत बढ़ो मत बढ़ो करके, और ये खुद क्या करेगा, देखो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ आया, जैसे जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, ये और अपोज करेगा और अपोज करेगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, लो फ्लो ही होने नहीं दूंगा। समझ आया ना। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं इसमें, विथ इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ये भी क्या है, सेम नेचर का है। एक्स एल और ये क्या हो जाएगा, एल। ये देख सकते हो स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है लेकिन क्या बोले बोलते, दिक्कत यही है कि देर तक पढ़ाई चल रही है। बस दो टॉपिक और, एक पावर लॉस और एक क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस नहीं समझ आएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस तो है। जो नोट करके लिखाया है वो सब फेज डिफरेंस तो है 90 डिग्री का। क्या डाउट आ रहा है बताओ, क्या डाउट आ रहा है। फेज डिफरेंस को अलग से ऐसा बताया नहीं हूं, लेकिन वो तो समझ आ गया ना, कितने का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। क्या है यार ये, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है ना अब आप लोगों का पूरा। बस यार इतना ही एनर्जी है, कैसे करोगे फिर आप।
इतना कम एनर्जी लेवल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी। पहले बात करेंगे किस पे, हाई फ्रीक्वेंसी पे। क्या होता है फॉर्मूला इसका, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। फर्स्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहां से अपन क्या बोल सकते हैं इसको, एक्स एल जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। चलो इसी को रिलेट करेंगे। एट हाई फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कैसा है सर्किट जो है, एसी है, फ्रीक्वेंसी है मतलब एसी है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मतलब एक्स एल प्रोपोर्शनल टू एफ है ना, तो इस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एक्स एल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब मान लो इसमें इतना बढ़ा देते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी को क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं, देन एक्स एल क्या हो जाएगा, देन एक्स एल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा अपोज करेगा, तो ये क्या बन गया, ओपन सर्किट हो गया, पूरा ओपन सर्किट हो गया, मतलब करंट को फ्लो होने देगा ही नहीं। देन करंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, दैट इज करंट आई इज इक्वल टू 0। मीन्स सीधी सी बात है, नो करंट फ्लोइंग, तो क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, नो करंट, नो करंट इज फ्लोइंग, या विल फ्लोइंग लिख देते, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल बिहेव एज, एल बिहेव एज ओपन वायर। देखो पिछले बार लो हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर कैसे बिहेव किया था, सिंपल वायर की तरह, ये कैसे बिहेव कर रहा है, ओपन वायर की तरह, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट सेकंड, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल प्रोपोर्शनल टू एल, तो जब एल डिक्रीज होगा, सॉरी, जब एफ डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सएल भी डिक्रीज होगा। अब मान लेते हैं कि इसमें इतना कम कर देते हैं कि इफ एफ इज इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब क्या होता है, डीसी, फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब डीसी हो गया। देन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सएल भी 0 हो जाएगा, एक्सएल 0 का मतलब कुछ रोक ही नहीं पाएगा, दैट इज करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम। और अगर आई इक्वल टू आई मैक्सिमम हो गया मतलब मैक्सिमम करंट, हाँ मैक्सिमम करंट विल फ्लो, मैक्सिमम करंट विल फ्लो। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इंडक्टर एल बिहेव एज सिंपल वायर, सिंपल वायर। ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। कोई दिक्कत, तो याद करोगे तो भूल जाओगे, जल्दी जल्दी रिलेट करने का एक प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि दोनों में देखो क्या है, जस्ट अपोजिट नेचर है ना, तो कंफ्यूजन का बहुत चांस रहेगा, इसलिए तुरंत रिलेट करने आना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी भी ये क्या बन गया, ओपन वायर, ये ओपन वायर हो गया तो करंट को रोक दिया। और वो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया था, एक से 0 हो गया था, डीसी पे वर्क कर रही है ना। अच्छा एक बढ़िया चीज हमको रिलेट करते बन रहा है यहाँ पर, इंडक्टर वर्क कर रहा है, ये कब पता चलता है, जब वो शॉर्ट सर्किट होता है, तभी तो करंट फ्लो होगा। और कैपेसिटर वर्क कर रही कैसे पता चलता है, जब वो ओपन सर्किट होता है,
क्योंकि ओपन सर्किट होगा तभी तो वोल्टेज देगा, है ना। अब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एसी, तो एसी पे तो दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। एसी पे कैपेसिटर भी काम नहीं करता है और इंडक्टर भी काम नहीं करता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आप लोग दिमाग काम कर रहे हैं ना, तब फिर इंडक्टर और कैपेसिटर का हम लोग दिमाग काम करवाएंगे। इंडक्टर जो है काम कब करेगा? डीसी एसी पे काम करेगा। इंडक्टर कब काम करेगा? एसी पे करेगा। और डीसी पे काम इंडक्टर डीसी पे काम करेगा। हाँ ठीक है, मतलब ये समझ लो कि एसी को अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? इंडक्टर। तो इंडक्टर अगर एसी को अपोज करेगा मतलब करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो कब अपोज करेगा? जब अपना इंडक्टेंस जब अपना रिएक्टेंस बढ़ा देगा। तो ये देखो रिएक्टेंस क्या कर दिया, वो बढ़ा दिया, बढ़ा दिया ना रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बढ़ा दिया तो करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक। और जब हम लोग कैपेसिटर का बात करेंगे तो कैपेसिटर कब काम करेगा? कैपेसिटर एसी पे काम करेगा। कैपेसिटर जो है डीसी, डीसी डीसी में करंट फ्लो होने दिया, एसी में इसको और क्या रिलेट कर सकते हैं अपन? एफ जीरो तो एक्स एल क्या हो, एफ इन्फिनिटी तो एक्स एल इन्फिनिटी, एक्स एल इन्फिनिटी मतलब करंट जीरो हो गया। ठीक है, इसको यहीं से रिलेट करेंगे, अच्छा रहेगा। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर ऑलवेज सर्टेन चेंज को अपोज करता है। यहां से अपन दिमाग लगा सकते हैं। इंडक्टर क्या करेगा? एल जो है आई, जो आई क्या करता है, सॉरी इंडक्टर क्या करता है? हाँ, अपोज द सडन चेंज। तो फ्रीक्वेंसी आने का मतलब क्या है? सडन चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ये देख लो, अपोज करने के लिए क्या ले आया? अपोज करने के लिए क्या ले आया? करंट ले आया। जबकि कैपेसिटर जो सडन चेंज को अपोज नहीं करता है, इसलिए वो क्या कर लेता है? जब वो एसी पे रहता है तो एसी पे क्या करेगा? करंट फ्लो होने देगा। एसी पे देखो, करंट पे, कैपेसिटर पे देखो, कैपेसिटर में क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब लो रिएक्टेंस, और लो रिएक्टेंस का मतलब करंट पूरा फ्लो होगा। तो जो कैपेसिटर होता है ना, वो करंट को फ्लो होने देता है, लेकिन इंडक्टर फ्लो होने नहीं देता है। कब? सडन चेंज पे चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने, फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब क्या है? करंट का चेंज होना। तो करंट के चेंज होने को कौन अपोज करेगा? इंडक्टर अपोज करेगा, लेकिन कैपेसिटर अपोज नहीं करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या बचा अब तो सीधा शायद पावर का ही आएगा ना। ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गए अपन तो। फेजर वोल्टेज करंट ग्राफ हो गया, वेरिएशन भी हो गया, कैपेसिट इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो गया। अच्छा, मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को यहीं पे बता दिया। नेक्स्ट क्या था? पावर लॉस। बस लास्ट टॉपिक और इसमें क्या हुआ सर? पावर लॉस अक्रॉस इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टर बेसिकली बोलना था उसको। क्या होगा बताओ पावर लॉस के लिए? पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर। पावर P वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? V की जगह पे
वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा। ठीक है, क्या निकालेंगे अब, एवरेज वैल्यू। माइनस साइन को बाहर रख देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं इसका। वी नॉट आई नॉट, फिर अंदर क्या रह जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। क्या यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके मैं इसको लिख सकता हूं, वी नॉट आई नॉट, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा अपॉन 2। ठीक, तो P एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर माइनस वी नॉट आई नॉट, ये हो जाएगा पूरा साइन 2 ओमेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इधर ले आओगे इसको, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप लिख सकते हैं अपन, P एवरेज इज इक्वल टू 0। इसी को यहां पर लिखा गया है नोट करके, देखो नोट में क्या लिखा गया है, हाँ कैपेसिटी को बोलते नहीं है, मोस्टली इसी का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि कैपेसिटर को हम लोग एनर्जी स्टोर के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं ना, और बाकी लोड वगैरह में क्या रहता है, इंडक्टर ही रहता है, जैसे हीटर वगैरह ये सब हो गया, लोड में क्या यूज होता है, हीटर, ये इंडक्टर यूज होता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस सर्किट, क्योंकि यहां पर कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। हाँ, वॉटलेस, डबल एस रहना चाहिए ना, एक्चुअल में डबल एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ना वो ऑटो करेक्ट ले नहीं रहा था। हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या स्पेलिंग है। वॉटलेस सर्किट, इसीलिए उन लोगों से मिस्टेक हो गया, वॉटलेस सर्किट, ठीक है। हाँ, तो सारा कुछ आपको समझ आ गया। अब एक आध दो होमवर्क क्वेश्चन दे दूं। आज आज चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, हाँ, छुट्टी का मतलब यार, अब अपना काम भी भूल गए यार। अब 42 कैसे होगा, यहाँ 44 तक चला गया है। फोर्टी 45, लो होमवर्क दे दो इसको, खुश, ये भी होमवर्क है। फोर्टी 45, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायग्राम ऐसे ही है। 46, ये सॉल्यूशन कहाँ से है, अच्छा सॉल्यूशन यहाँ से है, ये सॉल्यूशन है यहाँ से ना, ठीक। तो दोनों चीजें हैं, पढ़ लेना आराम से, थ्योरेटिकल बट लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को एक आखिरी में अपना जिम्मेदारी पूरा कर देता हूँ, समरी बना देता हूँ। टाइम देख रहे हो, पूरा 1 साल जान रहे हो, फिर साल बचाना है कि 1 घंटा बचाना है, बायो क्लास बचाना है। देखो पहला अपन बात करते हैं इसका, प्योर रजिस्टर का, प्योर रजिस्टिव सर्किट का, प्योर आर।
प्योर आर में पहला चीज फेजर से स्टार्ट करें क्या कि इक्वेशन से शुरू करें? चलो इक्वेशन शुरू कर लेते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या है? i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेजर कैसे बनेगा? देखो अगर ये करंट का है, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ये किसका हो गया? ये करंट का। किसका हो गया? ये करंट का। तो वोल्टेज का कहां रहेगा? इसी में रहेगा। सेम ये हो गया किसका? वोल्टेज का। कोई तकलीफ? और क्या देखे थे इसमें? इसमें जो आई नॉट था ना, आई नॉट का वैल्यू कितना था? इसमें जो आई नॉट है, इस आई नॉट का वैल्यू आया था वी नॉट अपॉन आर। कोई दिक्कत? पावर कितना आया था? पावर पी, पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस। और ठीक, तो यहां पर इंफॉर्मेशन क्या था? बोथ वी एंड आई इन सेम फेज। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन लिखना था क्या इसमें? ओ हो गया, शट आउट। समझ जाओगे ना उसको, तो कोई बड़ा चीज थोड़ी हो। पावर इंटू टाइम क्या होता है? हीट। दूसरा, इन प्योर, प्योर कैपेसिटर में सब एक साथ समराइज किया जा रहा है। दिमाग को थोड़ा सा और काम पे लगा लो। 1 2 और ये 3 इंफॉर्मेशन है ना। सेकंड फेजर, थर्ड पावर, और फोर्थ क्या है? दोनों में फेज डिफरेंस। फर्स्ट, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां पर आई नॉट का क्या वैल्यू था? आई नॉट इक्वल टू था वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, और एक्स सी का वैल्यू क्या था? एक्स सी इज इक्वल टू, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 2 पाई एफ। तो उसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। समझदार हो गए हो आप लोग। पूरा समझदारी डेवलप हो गया ना एकदम। चलो ये अपन वोल्टेज का बना लिए, पहले करंट का बना लेते हैं। ये करंट का हो जाएगा, करंट का आई। तो वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा कि लैग करेगा? लैग करेगा। तो जब लैग करेगा तो इधर भी बनाना पड़ेगा एक ठोक। और जब मैं नीचे में बना दिया तो इसका क्या जरूरत है? नहीं है, तो छोटा कर दिया इसको। ये लो, कैपेसिटर में क्या करेगा? वोल्टेज जो है लैग करेगा। ये V हो गया। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, वैसे इसको अपने को पहले लिखना चाहिए था। कट। किसको बुलाने आ गए? टेक्स्ट नहीं देख रहा हो क्या? टेक्स्ट वेट कर रहे बोल रहे थे घर के लोग।
देखो थर्ड क्या हो जाएगा, आई क्या करेगा, लीड करेगा ना, तो आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2। और क्या चाहिए, फोर्थ पावर क्या हो जाएगा 0। और कुछ लिखना है इसमें, कुछ नहीं छूट रहा है ना। हाँ लिख सकते हैं, लो चलो लिख देते हैं। एक्स सी का वैल्यू एट एफ इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, एक्स सी इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, और एट एफ इक्वल टू 0 पे एक्स सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट और इसका मतलब ओपन। लो सब बढ़िया आगे एक साथ। प्योर इंडक्टर में फर्स्ट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी। जहां आई नॉट क्या होगा, आई नॉट होगा वी नॉट अपॉन, और एक्स एल क्या होगा ओमेगा इंटू एल। ठीक, अब बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। ये करंट है, अगर करंट आई तो वोल्टेज किधर बनेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। इंडक्टर में क्या करेगा, लीड करेगा। तो वोल्टेज को लीड करा देते हैं। ठीक, कितना 90 डिग्री, यहाँ कितना 90 डिग्री, ये देख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ, थर्ड क्या हो जाएगा, V लीड्स I 90 डिग्री, और फोर्थ पावर P इज इक्वल टू 0। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, वॉटलेस सर्किट भी कहते हैं। और लास्ट x पहला f इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, एक्स एल क्या हो जाएगा 0। 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, और f इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओपन सर्किट। हाय, लो भाई सब हो गया एक साथ। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या, कहीं लगाओ चश्मा क्यों नहीं लगा रहे हो, दिखेगा फिर तभी तो। ये इन्फिनिटी, ठीक है ना यार। अब भी ये बोला था ना थोड़ी देर पहले दिखेगा नहीं करके, तब ढूंढने गया था वो। अच्छा ये भी नहीं लगा, ये इसीलिए देखो। चश्मे के साथ भी नहीं दिखता, सही बात है। किसको अलग बनाना है ठीक से, इसको नहीं, इसमें क्या बुराई है भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ पोलियो ड्रॉप बहुत पिया हूं मैं, मेरी मम्मी पिलाती थी, पूरा टाइम पे पिया। एक टॉपिक और पढ़ ली क्या, नहीं पढ़ लेते हैं, मेरे को लग रहा है आप लोग एनर्जेटिक हो चुके हो, लो में आ गए। चलो छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है आप लोगों को, लेकिन ठीक है, आपका भी घर परिवार है। सब आ जाएगा ना यार वापस यार। चल थैंक यू, बाय बाय।